लास्ट वीडियो में जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको याद रहे। इसको बार बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। इसका इंग्लिश PDF, इंग्लिश वर्जन भी मैं साथ साथ जो क्रैश कोर्स है उसमें उपलब्ध करा दूंगा। सन हेनरी मैन, हम ऐतिहासिक जो विचारधारा है विधि की उसको देख रहे थे। तो ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कौन कहलाता है? सर हेनरी मैन कहलाते हैं। इनको ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहते हैं। डार्विन ने उद्विकास का नियम दिया था, मतलब समाज का विकास एक स्तर से दूसरे स्तर तक कुछ नियमों के आधार पर हुआ है। ठीक इसी तरह इनका कहना है कि विधि का जो विकास हुआ है प्रत्येक समाज में, एक समाज से दूसरे समाज में हुआ है और लगातार इसका विकास हुआ है। इसी को विधि के उद्विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और हेनरी मैन को डार्विन कहा जाता है ऐतिहासिक स्कूल का। डार्विन ने जीव विज्ञान के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था, जीवों के उद्विकास का नियम जो दिया था। सर हेनरी मैन ने विधि के उद्विकास का सिद्धांत दिया है। कौन ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक कहा जाता है? ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक, ध्यान रखिएगा, सर हेनरी मैन। ब्रिटेन यहाँ पर आ जाता है ना, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स से ध्यान नहीं देते हैं। और ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक और ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक, दोनों में अंतर हो जाता है। विधि की यह संकल्पना कि विधि स्वयंभू है, विधि स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न हुई है, बनाई नहीं जाती है। वह लोक विश्वास, सामान्य आस्था, रूढ़ि, वैश्विक अभ्यास, परंपरा आदि में पाई जाती है, जो कालक्रम में विकसित होकर विधि के नियम बन जाते हैं। ये प्रतिपादित किसने किया था? सेविनी ने किया था। पिछले अध्याय में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको अच्छे से ये चीज़ समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि सेविनी ने संहिताकरण का विरोध किया था। संहिताकरण लोहे के पिंजरे में बंद करना बताया था विधि को, विधि विकास को। सेविनी ने लोक चेतना का सिद्धांत दिया था कि विधि जो है लोगों के मस्तिष्क की चेतना होती है, जब वो जागृत होती है तो विधि का रूप आ जाता है सामने। तो विधि स्वयंभू है, बनाई नहीं जाती, किसने कहा है? सेविनी ने कहा है। विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया था किसने? हेनरी मैन ने। ध्यान रखिएगा, विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? हेनरी मैन के द्वारा। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ ये किसने दिया था, पूछ सकता है आपसे, हेनरी मैन। सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया? वही हेनरी मैन। किसके अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है? तो ये भी हेनरी मैन ने अपने विधि के उद्विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत दिया। प्रगतिशील समाजों का संचालन अब तक परिस्थिति या हैसियत से संविदा की ओर हुआ है, किसने कहा है? हेनरी मैन ने कहा है। पूछेगा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किसने परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? वही सेम चीज है, अलग तरीके से पूछा है, सर हेनरी मैन ने। किसका कथन है कि विकासशील समाजों का अब तक का संचलन परिस्थिति से संविदा की ओर रहा है? वही सर हेनरी मैन का। बार बार बताने का मतलब यह है कि कई तरह से ये पूछ सकता है। किसका मत है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक तथा किसका मत है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति के कारण समाज का संचालन संविदा से परिस्थिति की ओर हो रहा है? ये डाइसी ने कहा था। अब देखिए, समाज का संचालन संविदा से परिस्थिति की ओर, तो ये उल्टा हो गया है। देखिए, हेनरी मैन ने क्या कहा था कि समाज का संचालन परिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है ये डाइसी? क्या कह रहे हैं कि समाज का संचालन संविदा से परिस्थिति, इन्होंने उल्टा कहा है। तो ये डाइसी और हेनरी मैन में थोड़ा पढ़ते समय आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, आप एक ही समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन अंतर है। हेनरी मैन क्या कह रहे हैं? परिस्थिति से संविदा कह रहे हैं, और डाइसी क्या कह रहे हैं कि समाज का संचालन संविदा पहले हुई, परिस्थिति बाद में। हीगल महोदय और इनसे जुड़े जो समाजशास्त्री हैं उनका देख लेते हैं। सेविनी के लोक चेतना का जो सिद्धांत था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको किसने अपने अध्ययन के केंद्र बिंदु में रखा, पूछेगा तो हीगल ने। हीगल के अध्ययन का केंद्र बिंदु लोक चेतना का सिद्धांत जो सेविनी ने दिया था वही था। हीगल के विधिशास्त्री अध्ययन में ऐतिहासिक
तथा विधि दर्शन के तुलनात्मक तत्व समाविष्ट मिलते हैं। पूछेगा किसके विधिशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक तथा विधि दर्शन के तुलनात्मक तत्व समाविष्ट हैं, तो हीगल के। हीगल का मत है कि राज्य और विधि दोनों ही मानव के तर्क बुद्धि की उपज हैं। तो किसका मत है? राज्य और विधि दोनों ही मानव के तर्क बुद्धि की उपज हैं, तो हीगल महोदय का। हर्बर्ट स्पेंसर और इनसे जुड़े जो विधिशास्त्री थे, विधि के और सबसे महत्वपूर्ण हर्बर्ट स्पेंसर ही हैं। यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। विधि के तुलनात्मक पद्धति के अनुरूप सादृश्य मूलक पद्धति को मान्यता प्रदान की गई है। इस पद्धति के विधिशास्त्रियों का मत है कि विधि का विकास जैविक विकासवादी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो ये भी उद्विकासवाद के समर्थक नजर आते हैं। जीवों के विकास का जो सिद्धांत है, जो कि डार्विन ने दिया है, तो ये भी डार्विन के एक प्रकार से समर्थक उनसे प्रभावित नजर आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय भी। तो इनका जो सिद्धांत है जैविक विकासवादी सिद्धांत के आधार पर ही इनका भी सिद्धांत दिया है। विधि के तुलनात्मक पद्धति के अनुरूप सादृश्य मूलक पद्धति को मान्यता प्रदान की गई है। जो विकास होता दिख रहा है उससे तुलना की जा रही है विधि की। ठीक है, सादृश्य मूलक और तुलनात्मक पद्धति। हर्बर्ट स्पेंसर जैविक विकासवाद के प्रवर्तक हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर कौन? जैविक विकासवादी सिद्धांत का प्रवर्तक है हर्बर्ट स्पेंसर। जैविक विकासवादी सिद्धांत के विधिशास्त्रियों का मत है कि डार्विन के सिद्धांत के जैसा मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, समय के अनुकूल ढाल लेता है। विधि जो नहीं ढाल पाता, कहते हैं अनुकूलतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो सबसे योग्य है, जो ढालने में अनुकूल है, वही जीवित रहेगा। अर्थात जो विधि अपने आप को समय के अनुसार ढालने में सक्षम रहेगी, वही विधि कायम रहेगी। तो विधि के सापेक्षतावादी नियम को प्रतिपादित किया। रिलेटिव थ्योरी ऑफ जो लॉ था, जो रिलेटिविटी थी लॉ के संबंध में, जो रिलेटिविटी का नियम था, वो कोहलर ने प्रतिपादित किया था। कोहलर का मत है कि मानव मस्तिष्क में प्रकृति के भौतिक पदार्थों के प्रति चल रहे अंतर्द्वंद के कारण ही समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो किसका मत है कि मानव मस्तिष्क में प्रकृति के भौतिक पदार्थों के प्रति, अर्थात मानव शरीर, मानव मस्तिष्क एक भौतिक पदार्थ है, उस भौतिक पदार्थ में अंतर्द्वंद चलता है। उस अंतर्द्वंद के कारण, अंतर्द्वंद क्यों चलता है? क्योंकि उसमें शक्ति है, ऊर्जा है। इसके कारण ही समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जब ऊर्जा काम करती है तो इस भौतिक पदार्थ का बदलाव होता है, ऊर्जा से द्रव्य में, द्रव्य से ऊर्जा में, और यही कारण है समाज की प्रगति का। ये किसने कहा है? कोहलर महोदय ने। किसका मत है कि मानव समुदाय की वैचारिक एकता उसकी सामान्य इच्छा में प्रतिबंधित होती है। मनुष्य के स्वयं के हित के कारण व्यक्तिगत इच्छा और जनसाधारण इच्छा में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके निराकरण में विधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुछता ने कहा था, पूछता भी है कि वैचारिक एकता, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है किसने दिया था, या व्यक्तिगत इच्छा या जनसाधारण इच्छा में टकराव का सिद्धांत किसने दिया था? पुछता ने दिया था। किसने मानव संगठन को अपनी विधिशास्त्री विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया? तो गियरके ने बनाया था। मानव संगठन को अपनी विधिशास्त्री विचारधारा का इन्होंने केंद्र बिंदु बनाया। जो भी विधि विचारधारा दी है उन्होंने मानव संगठनों का उदाहरण देकर दिया है। गियरके का विधिशास्त्री विचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इनसे ऐतिहासिक विचारधारा को समाजशास्त्री विचारधारा के रूप में विकसित होने में पर्याप्त सहायता मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव संगठनों का अध्ययन किया, उसको केंद्र में रखा। और समाजशास्त्र में क्या रखा जाता है? जो सामाजिक संगठन है, संस्थाएं हैं, उन्हीं को तो अध्ययन किया जाता है। तो ये मिलता जुलता है, समाजशास्त्री विचारधारा के रूप में विकसित होने में पर्याप्त सहायता मिली जो ऐतिहासिक विचारधारा थी विधि की, उसको। इसी अंततः चूंकि विधि को समाज में ही लागू होना है, समाज के संगठनों को ही उसका पालन करना है, उनके द्वारा पालन किए जाने पे विधि द्वारा उनको दंड दिया जाना है, तो जितनी भी चीजें हैं संगठन पे ही लागू होनी है, संस्थाओं पे ही लागू होनी है। इसलिए समाज शास्त्र से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कारण जहां कुछ विधिशास्त्री गियरके को ऐतिहासिक विचारधारा का प्रमुख विधिशास्त्री मानते हैं, वहीं कुछ विधिशास्त्री इन्हें समाजशास्त्री विचारधारा का प्रतिनिधि भी मानते हैं। विनोग्रेडॉफ का मत है
कि विधि की उत्पत्ति राज्य की शास्त्र मात्र से नहीं हुई, अर्थात दंड मात्र से नहीं हुई, अपितु यह लोकमत या नागरिकों के इच्छा से हुई है। किसने कहा है? विनोग्रेडॉफ ने कहा है। विनोग्रेडॉफ ने ही कहा था कि हेनरी मैन ने जो परिस्थिति से संविदा की ओर का नियम दिया था वो वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। किसने कहा था? विनोग्रेडॉफ ने। सर फ्रेडरिक पोलक का ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्रियों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो फ्रेडरिक पोलक भी ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। अगर आएगा किससे संबंधित, कौन है, मिलान करने को याद रखिएगा, पोलक। पोलक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल नैतिकता मात्र नहीं है अपितु वास्तविक विधि है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करती है कि संबंध कैसा है। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा का प्रमुख दोष क्या है? यह विधि के आनुभाविक आधार को मान्यता नहीं देता है, बल्कि ये विधि के उद्विकास को मान्यता देता है, विधि के विकास को मान्यता देता है। इतिहास की रंगीन शोभा यात्रा के पीछे जो एक विचार सर्वत्र व्याप्त है वह क्या है? स्वतंत्रता का संचार। इसका सिद्धांत किसने दिया था? गियरके ने दिया था। किसने विधिशास्त्र में कायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गियरके ने कायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विधिशास्त्र में सोमेटिक थ्योरी किसने दी? पूछेगा, सोमेटिक थ्योरी या कायिक सिद्धांत? गियरके ने। गियरके का मूल सिद्धांत क्या है? कि समूह का एक वास्तविक व्यक्तित्व होता है। इन्होंने समूह को एक व्यक्ति के रूप में दिखा करके उसके व्यक्तित्व पर बल दिया, उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा प्रस्तुत की। ऐतिहासिक विचारधारा की सूक्ति है उबी सोसाइटी इबी लैक्स, अर्थात जहाँ समाज है वहाँ विधि है। ठीक इसके उलट विश्लेषणात्मक विचारधारा की सूक्ति है उबी सिविलस इबी लैक्स, अर्थात जहाँ राज्य है वहाँ विधि है। तो ऐतिहासिक विचारधारा क्या कहती है? समाज से विधि का विकास हुआ है। विश्लेषणात्मक विचारधारा कहती है कि राज्य से विधि का विकास हुआ है। राज्य रहेगा तभी विधि रहेगी, विधि का अस्तित्व राज्य से है। जबकि ऐतिहासिक विचारधारा कहती है राज्य का होना अनिवार्य नहीं है, प्रत्येक समाज में विधि मौजूद रहती है। उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में विनिश्चित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है। ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है, चाहे वह युक्तियुक्त हो या न हो। बड़ी संकीर्ण यहाँ पे सोच परिलक्षित हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, बड़ी आलोचना हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेनका गांधीवाद में पलट दिया था। यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत है? तो अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ये आता है, जिसको सुपर स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। यह विधि का जो निर्माण होता है, उसकी जो प्रक्रिया है, अगर उसका पालन हुआ है तो चाहे उससे किसी की वो विधि हो जाती है, वो विधि की सम्यक प्रक्रिया मानी जाएगी, चाहे वो युक्तियुक्त हो या न हो। अर्थात जो संविधान में विधि बनाने की प्रक्रिया दी है वो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, बस इस पर ये बल देती है। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चरलिज्म में ये क्या करती है, ये उस पर बल देती है, लेकिन युक्तियुक्तता के सिद्धांत को नकारती है। मेनका गांधीवाद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया था। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चरलिज्म को जो क्या है, अधिरचनावादी दृष्टिकोण, इसको नकारा गया था। कौन सी विचारधारा अध्ययन करती है कि उन व्यक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं? यथार्थवादी विचारधारा। रियलिस्टिक थिंकर्स ऐसा मानते हैं, जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? सुधारक न्याय के रूप में। समता को पुनर्स्थापित करने को सुधारक न्याय के रूप में अरस्तु ने इसका वर्णन किया था। न्याय कभी दिया नहीं जाता है, यह कठिन कार्य होता है जिसे प्राप्त करना होता है। यह किसने धारित किया था? फ्रेडरिक ने। तो प्रोसीजरल लॉ को इन्होंने महत्व दिया था, फ्रेडरिक ने। इसी के तहत इन्होंने कहा था कि न्याय कभी दिया नहीं जाता है, यह कठिन कार्य होता है जिसे प्राप्त करना होता है। निम्नलिखित 4 प्रकार के विधिक सिद्धांत समय के अनुसार निम्न क्रम में आए। कौन कौन से सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं। पहले विधि का अज्ञापक सिद्धांत आया, मैंडेटरी प्रिंसिपल ऑफ लॉ आया।
फिर जन चेतना का सिद्धांत आया, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक कॉन्शियसनेस आया, लोक चेतना या जन चेतना का सिद्धांत। फिर सोशल कोड, सामाजिक संहति का सिद्धांत आया। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत आया। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम आ सकता है लगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक विचारधारा पढ़ेंगे। विभिन्न पौधे, उनमें होने वाले रोग। चुकंदर में ऐठा हुआ शिरोभाग, ट्विस्टेड एपेक्स नामक रोग होता है बीट में। भिंडी में, जिसको लेडी फिंगर कहते हैं, पीला शिरा मोज़ैक। क्या? पीला शिरा मोज़ैक। ये किस में होता है? भिंडी में। गन्ना में घासीय समान प्ररोह, घासीय समान प्ररोह, गन्ने में होने वाला रोग। पपीते में मोज़ेक रोग, केले में भी मोज़ेक रोग, तिल में फिल्लोडी रोग, सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा, मृदो रोमिल आसिता, नींबू में साइट्रस कैंकर, टमाटर में पत्तियों की ऐंठन। कुछ तथ्य विज्ञान के। वायरस की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोव्स्की या इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। वायरस संक्रमित कोशिकाएं जो संक्रमित होती हैं वायरस से, आत्मरक्षा के लिए इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती। किसे? इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसको जाता है? W.M. स्टेनले को प्राप्त है। वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक किसने किया था? W.M. स्टेनले ने। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है कि इस संसार में सबसे पहले कौन सा प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव, अर्थात स्वयं से भोजन बनाने वाला जीव आया? साइनोबैक्टीरिया। विभिन्न सब्जियां, उनमें कड़वेपन या रंग जो कलर होता है उसका क्या कारण है? तो मूली में तीखापन का कारण आइसोसाइनेट है। मिर्च में चरमराहट या चटपटाहट का कारण कैप्सोसिन है। शलजम में चरपराहट का कारण कैल्शियम ऑक्सालेट है। खीरे में कड़वापन कुकर विटामिन के कारण होता है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। सल्फेनिक अम्ल इसमें होता है इसलिए। लहसुन में गंध एलाइसिन, जिसको डाई एलाइल डाई सल्फाइड कहते हैं, इसके कारण होता है। करेले में कड़वापन मेमेरडोकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटारपाइन इसका रासायनिक नाम है, इसके कारण। पीपर में गंध ओलियोरेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग जो हरापन होता है सोलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग, कभी कभी पीले कलर का प्याज हो जाता है तो क्वेरिसिटिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग, लाल प्याज जो होता है, कैप्संथिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्संथिन के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। अरवी या अरुवी जो होती है उसमें कनकनाहट कैल्शियम ऑक्सालेट के कारण होता है। तिलहनों में या तेलों में जो पीला रंग होता है कैरोटिनाइड या कैरोटीन के कारण होता है। एलाइल आइसो थायोसाइनिड बोलते हैं इसको। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन जो है ऑक्सीडेशन के कारण होता है। खेमारी में लकवा या गठिया न्यूटेकिंसन या लेथ्रेजन के कारण होता है, जिसको बुआ भी कहते हैं। चने की पत्ती में जो खटास होती है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है। प्रमुख प्रोटीन और उनके क्या कार्य हैं, सीधे पूछता है एग्जाम में। कोलेजन प्रोटीन ये तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण के काम में आता है। फाइब्रोजन जो होता है या फाइब्रोइन जो होती है रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण करती है। क्या नाम है? फाइब्रोइन। केराटिन जो प्रोटीन है त्वचा बाल नाखून सींग खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। इलास्टिन यह भी तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में मिलता है। इलास्टिन। गोमिपिन ये कपास प्रोटीन है जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक्टिन एवं मायोसिन ये सभी कंकाली पेशियों में संकुचनशीलता के लिए प्रयुक्त होता है। ग्लाइडिन ये गेहूं में पाया जाता है। जिन मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? जिन। ग्लोब्यूलिन अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन है। केसिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लूटेलिन्स अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्रोलैमिन्स दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन तथा थ्राम्बिन
चोट लगने पर जो चोट लग जाती है आपको रुधिर का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकने वाले प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन यह न्यूक्लियोप्रोटीन है जो आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति का नियंत्रण करती है। ग्लोबिन यह रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले आने में मदद करती है। साइटोक्रोम यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता देता है। प्रोटीन का संगठन विभिन्न तत्वों में कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो कार्बन में प्रोटीन 50 से 54% पाया जाता है, ऑक्सीजन में 21 से 24%, नाइट्रोजन में 13 से 15%, हाइड्रोजन में लगभग 7%, सल्फर में 2 जो प्रोटीन का संगठन होता है किन किन तत्वों से मिलकर होता है? तो कार्बन 50 से 54% होता है प्रोटीन में, ऑक्सीजन 21 से 24% होता है, नाइट्रोजन 13 से 15% होता है, हाइड्रोजन लगभग 7% होता है और सल्फर 2 से 7% तक होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य अवयव जो हैं, वो कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी वो प्रोटीन रहेगा, लेकिन जो मूल तत्व आपको बता दें, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये प्रोटीन के मुख्य तत्व हैं। सॉरी दोस्तों, ये गंधक जो है सल्फर को छोड़ करके बाकी CnHO, ये चारों जो है प्रोटीन के मूल तत्व होते हैं। गंधक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अन्य भी तत्व हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन प्रोटीन में 4 तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं संगठन में। इसके कौन कौन? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सल्फर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन चारों का याद रखिएगा, कार्बन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन फिर उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। विभिन्न विटामिन, उनके नाम और उनसे होने वाले रोग, ये आता है। हमने आपको वीडियो में भी दिया है, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, डेली वाइज रिवाइज के लिए अच्छा है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, 2 तरह के विटामिन होते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है उनका फ़ायदा ये होता है कि इनको आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, ज़िंदगी भर ले सकते हैं। इनकी अतिशयोक्ति आपके शरीर में नहीं होती है, अर्थात ये आपको नुकसान न के बराबर पहुंचाते हैं। जैसे बीकासूल कैप्सूल है, विटामिन सी है, इनको आप ज़िंदगी भर खा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा होंगे तो मूत्र के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वसा में घुलनशील जो विटामिन हैं उनकी, चूंकि वो जल में घुलनशील है नहीं, तो मूत्र मार्ग से नहीं निकलेंगे। इसलिए अगर काम में नहीं आए, ज़्यादा हो गए, तो वो क्या करेंगे? वो फिर नुकसान आपको उत्पन्न कर देंगे। जैसे ADE वो वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है उसमें B1, विटामिन B1 जिसको थायमिन भी बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल है, इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, सफ़ेद बाल या बाल झड़ना, ये सब होता है। पायरिडॉक्सिन या B6 ये भी रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन की कमी के रोग जो इसकी कमी के कारण होते हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो विटामिन B5 जो है पेंटाथोनिक अम्ल, इसकी कमी न के बराबर जल्दी पाई नहीं जाती किसी में। ठीक है, रेयर चांस है। इसके अलावा विटामिन B7 बायोटीन जिसको कहते हैं बालों का झड़ना मुख्य रोग, इसके कमी से होता है। B9 ये फोलिक अम्ल समूह इसको कहते हैं, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। ठीक है, ये सभी। B12 साइनोकोबाल्मिन भी इसको बोलते हैं, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ इसके कारण होती हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको, स्कर्वी नामक रोग इसके कारण हो जाता है, इसके कमी से हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन 4 हैं, A, D, E और K। विटामिन ए रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया नामक रोग, ये सभी इसकी कमी से होते हैं। कैल्सीफेरॉल जिसको विटामिन डी बोलते हैं, इससे रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल बोलते हैं, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां इससे कमज़ोर होती हैं। विटामिन के
क्विनोन, ये विटामिन के को बोलते हैं। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव इसके कारण होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।